सॉल्यूशन चैप्टर के इंट्रोडक्शन के बाद अब अपन यहां पर डायरेक्टली सॉल्यूशन स्टार्ट नहीं करेंगे। अपन को यहां पर सबसे पहले यह पता होना चाहिए कि किसी गिवन सॉल्यूशन में सॉल्यूट का अमाउंट कितना मौजूद है, या मैं ऐसे कह दूं किसी गिवन सॉल्वेंट में सॉल्यूट का कितना अमाउंट मौजूद है। तो सॉल्यूट के रिलेटिव अमाउंट के बारे में इंफॉर्मेशन अपन को कौन प्रोवाइड कराएगा? कंसंट्रेशन टर्म्स। तो सबसे पहले अपन यहां पर इस चैप्टर में कंसंट्रेशन टर्म्स के बारे में पढ़ेंगे। तो जितनी भी कंसंट्रेशन टर्म्स अपने सिलेबस में है यहां पर अपन को सारी देखनी है, और इसके बाद अपन सॉल्यूशन चैप्टर शुरू करेंगे। अब अगर मैं कंसंट्रेशन टर्म्स की बात करूं तो कंसंट्रेशन टर्म्स क्या डिटरमाइन करता है कि किसी गिवन सॉल्यूशन या सॉल्वेंट में सॉल्यूट का कितना रिलेटिव अमाउंट मौजूद है। तो सॉल्यूट के रिलेटिव अमाउंट के बारे में इंफॉर्मेशन कौन देता है? कंसंट्रेशन टर्म्स। तो कंसंट्रेशन टर्म को मैंने यहां पे डिफाइन करा है, इट डिटरमाइंस द रिलेटिव अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन सॉल्वेंट और सॉल्यूशन। तो सबसे पहले यहां पर अपन कंसंट्रेशन टर्म पढ़ेंगे परसेंटेज के टर्म्स में। तो फर्स्ट मैंने लिख रखा है कंसंट्रेशन टर्म्स इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज। तो इसमें सबसे पहली टर्म आएगी परसेंटेज W/W। इसको मैं और क्या बोल सकता हूं? परसेंटेज बाय मास, या मैं इसको बोल सकता हूं मास परसेंटेज। अब इसको एक बार समझ लेते हैं, ये जो टर्म है ये क्या बताती है। टर्म देखते ही आपको इंफॉर्मेशन मिल जाएगी बहुत सारी चीजों के बारे में। अब आप खुद देखिए, ये लिखा है W/W। तो W का मतलब क्या होता है? वेट या मास। आपको पता है कि अपन क्या पढ़ रहे हैं? केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं। फिजिक्स में वेट और मास अलग अलग होता है, पर केमिस्ट्री में वेट बोलो या मास एक ही बात है। तो आप खुद देखिए, जो न्यूमरेटर में है वो क्या है? मास वाली टर्म है। डिनोमिनेटर में भी मास वाली टर्म है। तो अपन एक रफ डायग्राम बना सकते हैं फॉर्मूले का कि न्यूमरेटर में कौन सी टर्म? मास वाली। डिनोमिनेटर में कौन सी टर्म? मास वाली। तो अगर मैं इस फॉर्मूले की बात करूं तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? परसेंटेज W/W का मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इन ग्राम इनटू 100। 100 से मल्टीप्लाई इसलिए कर रहे हैं क्योंकि परसेंटेज वाली टर्म है। अब ये जो कंसंट्रेशन टर्म है ये क्या पता लगाती है? सॉल्यूट के रिलेटिव अमाउंट के बारे में इंफॉर्मेशन देती है। अब रिलेटिव अमाउंट किसका है? सॉल्यूट का। तो न्यूमरेटर में कौन सी टर्म आएगी? सॉल्यूट वाली। सॉल्यूट किस में मौजूद होगा? सॉल्यूशन में भी हो सकता है, सॉल्वेंट में भी हो सकता है। तो डिनोमिनेटर में हमेशा कौन सी टर्म आएगी? सॉल्यूशन भी आ सकती है और सॉल्वेंट भी आ सकती है। तो जितनी भी कंसंट्रेशन टर्म्स अपन देखेंगे तो जनरली फॉर्मूले में आप ये एनकाउंटर करेंगे, न्यूमरेटर में सॉल्यूट वाली टर्म है और डिनोमिनेटर में सॉल्वेंट और सॉल्यूशन वाली टर्म है। ठीक है, अब फॉर्मूला अपन को समझ में आ गया। मैंने यहां पे लिख दिया 10% W/W H2SO4 सॉल्यूशन। सिर्फ इतनी सी लाइन आपको दे रखी है, इसको रीड करना आना चाहिए। एक बार ये रीड करना आपने सीख लिया तो आधे से ज्यादा फॉर्मूले आपको याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों? क्योंकि जब आप आगे आएंगे इस चैप्टर में तो आप क्या देखेंगे? रिलेशन बिटवीन डिफरेंट कंसंट्रेशन टर्म्स। यहां पर अपन कंसंट्रेशन टर्म पढ़ेंगे मोलारिटी, मोलालिटी, नॉर्मालिटी, परसेंटेज वाली कंसंट्रेशन टर्म्स, स्ट्रेंथ, मोल फ्रैक्शन। फिर इनके रिलेशन के बारे में भी पढ़ेंगे अपन। कैसे? मोलारिटी और मोलालिटी का रिलेशन, मोलारिटी और नॉर्मालिटी का रिलेशन, मोलालिटी परसेंटेज W/W के बीच में रिलेशन, मोलारिटी परसेंटेज W/V का रिलेशन। तो अगर आपको ये रिलेशन याद नहीं रखने हैं तो आपको ये रीड करना आना चाहिए, और मैं प्रेफर करूंगा कि आपको रीड करना आ जाए, क्योंकि अगर आप रिलेशन याद करने बैठे तो ढेर सारे रिलेशन हैं। आज याद करोगे कल भूल जाओगे, पर एक बार ये सीख गए कि इसको एक्सपैंड करके कैसे लिखेंगे ये कभी नहीं भूलोगे। ठीक है, अब देखना, ये लिखा है 10% W/W। ये जो नंबर है ये रिप्रेजेंट करेगा न्यूमरेटर को, और यहां पर ये जो टर्म है ये रिप्रेजेंट करेगा डिनोमिनेटर को। अब इसको एक्सपैंड करते हैं। 10 ग्राम ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट कौन है? H2SO4। 100 क्या हो जाएगा? सॉल्यूशन।
मतलब 100 ग्राम क्या हो जाएगा सोल्यूशन, तो इसको एक्सपैंड करेंगे 10 ग्राम ऑफ H2SO4 इज प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन। बहुत आसान है, देखिए 10 ग्राम ऑफ H2SO4 इज प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन। बात क्लियर है यहां तक। नेक्स्ट कंसंट्रेशन टर्म पे आते हैं परसेंटेज V/V। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं या अपन वॉल्यूम परसेंटेज भी बोल सकते हैं। अब आपको दिखाई दे रहा होगा न्यूमरेटर में वॉल्यूम, डिनोमिनेटर में भी वॉल्यूम। न्यूमरेटर में क्या आएगा सॉल्यूट, डिनोमिनेटर में सोल्यूशन भी हो सकता है, सॉल्वेंट भी हो सकता है। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा परसेंटेज V/V का वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट इन ml डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन ml इनटू 100। ठीक है, अब आपको टर्म दे दिया 15% V/V C2H5OH सोल्यूशन। अब अपन को इसको एक्सपैंड करना है, तो इसको एक्सपैंड कैसे करेंगे? 15 ml of C2H5OH is present in 100 ml of solution। वही लिखा है मैंने, 15 ml of C2H5OH is present in 100 ml of solution। थर्ड कंसंट्रेशन टर्म है परसेंटेज W/V। इसको अपन और क्या बोल सकते हैं? परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम या परसेंटेज स्ट्रेंथ। याद रखना ये चीज, इसको और क्या बोलते हैं? परसेंटेज स्ट्रेंथ भी बोलते हैं। स्ट्रेंथ नहीं लिखा है, परसेंटेज स्ट्रेंथ लिखा है। फॉर्मूला क्या हो जाएगा? मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml इनटू 100। अब मैंने आपको लिख दिया 20% W/V HCl सोल्यूशन। इसको एक्सपैंड कैसे करेंगे अपन? 20 ग्राम ऑफ HCl इज प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सोल्यूशन। 20 ग्राम ऑफ HCl इज प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सोल्यूशन। क्लियर है ये तीनों कंसंट्रेशन टर्म्स? मूव ऑन टू नेक्स्ट कंसंट्रेशन टर्म, दैट इज कंसंट्रेशन इन टर्म्स ऑफ मोल। इसमें सबसे पहली कंसंट्रेशन टर्म आएगी मोलारिटी। मोलारिटी को अपन डिनोट करते हैं कैपिटल M से। मोलारिटी के बारे में अपन ने पहले भी 11th क्लास में पढ़ रखा है, तो इसको डिफाइन कैसे करेंगे? अपन बोल सकते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन। अब अगर मैं इसको फॉर्मूले में पुट करूं वैल्यूज, तो मैं बोल सकता हूं कैपिटल M इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर। मोल का फॉर्मूला अपन जानते हैं, 11th में पढ़ रखा है। एक बार वापस से मैं रिकॉल करा देता हूं। मोल क्या होता है? गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो इस फॉर्मूले को मैंने थोड़ा सा और खोल लिया। खोलने पे मुझे क्या नजर आएगा? कैपिटल M इज इक्वल्स टू वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाई मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन ml। अगर मैंने यहां पर वॉल्यूम रखा ml में, तो मल्टीप्लाई करूंगा 1000 से। बात समझ में आ गई होगी। तो मोलारिटी का फॉर्मूला ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है, एक ही चीज है दोनों। यहां पर एक एग्जांपल दे रखा है 2 कैपिटल M सोल्यूशन ऑफ KCl, या मैं ऐसे बोल दूं 2 मोलर सोल्यूशन ऑफ KCl। इसको एक्सपैंड करेंगे। 2 का मतलब न्यूमरेटर, तो देखना मैं क्या बोल रहा हूं, 2 मोल्स ऑफ KCl इज प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन। वही लिखा है 2 मोल्स ऑफ KCl इज प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन या 1000 ml ऑफ सोल्यूशन। अब आप खुद देखिए, यहां पर कोई भी टर्म नहीं है। यहां 1 लिखूं या नहीं लिखूं एक ही बात है। तो एक्सपैंड करते समय अपन क्या रीड करेंगे? 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन। इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग एक्सपैंड करेंगे तो क्या बोलेंगे? 1000 ml ऑफ सोल्यूशन। क्लियर है यहां तक? नेक्स्ट कंसंट्रेशन है नॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी अपन कंसंट्रेशन टर्म यूज तब करते हैं जब आयनिक स्पीशीज दे रखी होती हैं। तो नॉर्मेलिटी को कैसे डिफाइन करेंगे? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन। तो अगर फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करूंगा तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा? कैपिटल N इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर। ग्राम इक्विवेलेंट्स के बारे में भी अपन ने 11th क्लास में पढ़ रखा है, एक बार वापस से देख लेंगे अपन। ग्राम इक्विवेलेंट्स, इसको अगर मैं खोलूं तो मैं क्या बोलूंगा? वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाई इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट। ये जो फॉर्मूला है ये किसका है? ग्राम इक्विवेलेंट्स का। तो ग्राम इक्विवेलेंट्स को जब अपन खोलेंगे तो क्या बोलूंगा? वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। अगर मैं ml में ले रहा हूं तो मल्टीप्लाई करूंगा 1000 से। क्लियर है? अब
एक यहां पर टर्म आई इक्विवेलेंट वेट, ये भी अपन जानते हैं, मैंने फिर भी आपके लिए फॉर्मूला लिख लिया है। इक्विवेलेंट वेट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय वैलेंसी फैक्टर। अब अगर मैं यहां पर नॉर्मेलिटी और मोलारिटी के बीच में रिलेशन निकालना चाहूं तो रिलेशन कैसे निकालेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है और ये वाला रिलेशन आपको याद होना चाहिए। तो मैं कह सकता हूं फॉर अ सॉल्यूशन, किसी भी पर्टिकुलर सॉल्यूशन के लिए मैंने क्या लिख दिया, नॉर्मेलिटी इंटू इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल्स टू मोलारिटी इंटू मॉलिक्यूलर वेट। ये मैंने बराबर कैसे करा समझना। अगर मैं यहां पर देखूं तो आप खुद देखो, मोलारिटी, मॉलिक्यूलर वेट यहां पर है, दूसरी तरफ ले जाओ तो मोलारिटी इंटू मॉलिक्यूलर वेट हो जाएगा। मोलारिटी इंटू मॉलिक्यूलर वेट किसके बराबर हो गया, वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इंटू 1000। तो मोलारिटी इंटू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल्स टू वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इंटू 1000। अब यहां पर देखना, नॉर्मेलिटी इंटू इक्विवेलेंट वेट, ये इक्विवेलेंट वेट में यहां पर लेकर आ गया, तो नॉर्मेलिटी इंटू इक्विवेलेंट वेट किसके बराबर हो गया, वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इंटू 1000। तो आप खुद देखो, मैं यहां से वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 1000 की वैल्यू मैंने क्या निकाली, मोलारिटी इनटू मॉलिक्यूलर वेट। यहां से मैंने वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 1000 की वैल्यू क्या निकाली, नॉर्मेलिटी इनटू इक्विवेलेंट वेट। दोनों को इक्वेट कर दिया, दोनों से मैंने सेम क्वांटिटी की वैल्यू निकाली है तो दोनों को मैंने क्या कर दिया, इक्वेट कर दिया। तो अब आप खुद देखिए, इक्विवेलेंट वेट मैंने आपको बताया था यहां पर किसके बराबर होता है, मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय वैलेंसी फैक्टर, मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय वैलेंसी फैक्टर। अब आप खुद देखिए, दोनों तरफ मॉलिक्यूलर वेट है, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो मैं कह सकता हूं नॉर्मेलिटी इज इक्वल्स टू वैलेंसी फैक्टर, उधर चला जाएगा तो नॉर्मेलिटी इज इक्वल्स टू आ जाएगा मोलारिटी इनटू वैलेंसी फैक्टर, और ये फाइनल रिलेशन होगा और ये आपको याद होना चाहिए। नेक्स्ट कंसंट्रेशन टर्म है मोलालिटी। इससे पहले अपन ने पढ़ी थी मोलारिटी, ये है मोलालिटी। इसको रिप्रेजेंट करेंगे अपन स्मॉल m से। इसको डिफाइन कैसे करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। तो अगर मैं मोलालिटी की बात करूं तो मोलालिटी का मतलब क्या है, 1 kg सॉल्वेंट में जितने सॉल्यूट के मोल्स होंगे उसे ही अपन क्या बोलेंगे, मोलालिटी। मोलालिटी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg। अब अगर मास ऑफ सॉल्वेंट आप ग्राम में लेते हैं तो अपन मल्टीप्लाई किससे कर लेंगे, 1000 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। क्लियर है यहां तक। यहां पर एक एग्जांपल दे रखा है, 4 मोलल सॉल्यूशन ऑफ NaCl। ये जो स्मॉल m है इसको अपन शॉर्ट में क्या बोलते हैं, मोलल। 4 मोलल सॉल्यूशन ऑफ NaCl। इसको एक्सपैंड करके कैसे बोलेंगे अपन, ये 4 किसको रिप्रेजेंट करेगा, न्यूमरेटर को। यहां पे जो नंबर होगा वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, डिनोमिनेटर को। तो एक्सपैंड करेंगे अपन, 4 मोल्स ऑफ NaCl इज प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। 4 मोल्स ऑफ NaCl इज प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। नेक्स्ट कंसंट्रेशन टर्म है स्ट्रेंथ। रिप्रेजेंट करेंगे अपन इसको कैपिटल S से। याद करो, मैंने आपको कंसंट्रेशन टर्म बताया था परसेंटेज W/V, उसको अपन बोलते थे परसेंटेज स्ट्रेंथ, और ये है स्ट्रेंथ। रिप्रेजेंट करेंगे कैपिटल S से। यूनिट क्या हो जाएगी, ग्राम पर लीटर। इसकी यूनिट याद रखेंगे अपन, यूनिट क्या है, ग्राम पर लीटर। अब आप यूनिट देखिए, अपने आप फॉर्मूला निकल कर आ जाएगा। न्यूमरेटर में सॉल्यूट वाली टर्म, डिनोमिनेटर में सोल्यूशन वाली टर्म। तो मैं कह सकता हूं यूनिट देखकर, वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर, किसका फॉर्मूला हो जाएगा, स्ट्रेंथ का। ठीक है, ये स्ट्रेंथ का फॉर्मूला हो गया। अब मैंने क्या करा, स्ट्रेंथ वाले फॉर्मूले में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में किससे मल्टीप्लाई कर दिया, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट से मल्टीप्लाई कर दिया। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को किससे मल्टीप्लाई कर दिया, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट से मल्टीप्लाई कर दिया। अब आप खुद देखिए ये फॉर्मूला क्या दिखाई दे रहा है, समझने की कोशिश करना इसको। क्या मैं ऐसे बोल सकता हूं, ये जो पार्ट है वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, ये क्या मोलारिटी जैसा नजर आ रहा है, क्या ये कैपिटल M जैसा नजर आ रहा है।
तो आप खुद देखिए स्ट्रेंथ और कैपिटल एम के बीच में आपने रिलेशन निकाल लिया। रिलेशन क्या हो जाएगा, स्ट्रेंथ इज इक्वल्स टू मोलैरिटी इनटू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट, और वही लिखा है मैंने, स्ट्रेंथ इज इक्वल्स टू मोलैरिटी इनटू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट। क्लियर है। अब अगर आपको स्ट्रेंथ और नॉर्मेलिटी के बीच में रिलेशन निकालना है, किसके बीच में कह रहा हूं, स्ट्रेंथ और नॉर्मेलिटी के बीच में, तो अपन क्या करेंगे, यहां पर अपन ने ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करा था मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट से, अब अपन मल्टीप्लाई करेंगे इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट से। खुद इमेजिन करने की कोशिश करना, यहां पर इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट है, यहां पर इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट है। मैं लिख भी देता हूं, ये हो गया इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट, और डिनोमिनेटर में भी हो जाएगा इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट। अब आप खुद देखिए, वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर क्या कहलाता है, नॉर्मेलिटी। तो ये टर्म क्या होगी, नॉर्मेलिटी। तो मैं बोल सकता हूं स्ट्रेंथ इज इक्वल्स टू नॉर्मेलिटी इनटू इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट। तो यहां से स्ट्रेंथ और नॉर्मेलिटी के बीच में रिलेशन आ जाएगा, स्ट्रेंथ इज इक्वल्स टू नॉर्मेलिटी इनटू इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट। ये दो रिलेशन आ गए यहां से। यहां तक बात समझ में आ रही है। नेक्स्ट कंसंट्रेशन टर्म है मोल फ्रैक्शन। अब अगर मैं इस टर्म को देखूं, मोल फ्रैक्शन, फ्रैक्शन का मतलब अपन जानते हैं क्या होता है, रेशियो। मतलब मैं कह सकता हूं मोल फ्रैक्शन बेसिकली है क्या, मोल्स का रेशियो। तो जिस भी कंपोनेंट का मुझे मोल फ्रैक्शन निकालना है, उसके मोल्स डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स। तो अगर मैं मोल फ्रैक्शन के फॉर्मूले की बात करूं, तो मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, मोल्स ऑफ एनी कंपोनेंट डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स। जिस कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन निकालने हैं उसके मोल्स डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स जो सॉल्यूशन में मौजूद है। क्लियर है। अब याद करो, इंट्रोडक्शन में मैंने आपको बोला था इस चैप्टर में अपन को ट्रू लिक्विड बाइनरी सॉल्यूशन पढ़ना है। बाइनरी सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है कि सॉल्यूशन में कुल मिलाकर कितने कंपोनेंट्स मौजूद हो, दो। तो अपन ने मान लिया कि सॉल्यूशन में दो कंपोनेंट मौजूद हैं, ए एंड बी। इनके मोल्स को मैं रिप्रेजेंट करूंगा Na Nb से, इनके मोल फ्रैक्शन को मैं रिप्रेजेंट करूंगा Xa Xb से। ठीक है। अब अगर मुझे A का मोल फ्रैक्शन निकालना है, तो मुझे पता है मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला क्या होता है, जिस भी कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन निकालना है उसके मोल्स डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स। अगर A के मोल फ्रैक्शन की बात करूं तो A के मोल्स डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स, B के मोल फ्रैक्शन की बात करूं तो B के मोल्स डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स। क्लियर है यहां तक। अब मोल फ्रैक्शन में कुछ छोटे छोटे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, वो देख लेते हैं। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है Xa प्लस Xb इज इक्वल्स टू 1। इसका मतलब क्या है, सम ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑल द कंपोनेंट्स प्रेजेंट इन सॉल्यूशन इज ऑलवेज इक्वल टू 1। सॉल्यूशन में जितने भी कंपोनेंट्स हैं, अगर मैं उन सभी कंपोनेंट्स के मोल फ्रैक्शन का सम करूं तो हमेशा वैल्यू किसके बराबर रहेगी, 1 के बराबर। और यहां से आपको साफ साफ नजर आ रहा होगा, अगर आप इन दोनों को ऐड कर लें तो डिनोमिनेटर में Na प्लस Nb Na प्लस Nb है, तो डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, Na प्लस Nb। तो ये क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। अब अगर न्यूमरेटर की बात करूं तो न्यूमरेटर में भी क्या आ जाएगा, Na प्लस Nb। तो ऊपर नीचे दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, 1 के बराबर आ जाएगी। क्लियर है। सेकेंड पॉइंट की बात करूं तो जो मोल फ्रैक्शन होगा उसकी वैल्यू किसके बीच में लाई करेगी, 0 से 1 के बीच में लाई करेगी। एग्जैक्टली 0 नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि अगर 0 हो गई तो मैं कह सकता हूं सॉल्यूशन में वो कंपोनेंट ही मौजूद नहीं है। अब जब कंपोनेंट ही मौजूद नहीं होगा तो उसका मोल फ्रैक्शन निकालना एक एब्सर्ड टर्म होगी। मैं ये भी नहीं कह सकता मोल फ्रैक्शन 1 के बराबर होगा, क्योंकि अगर मैंने बोल दिया मोल फ्रैक्शन 1 है, इसका मतलब क्या होगा कि सॉल्यूशन में सिर्फ एक ही कंपोनेंट मौजूद है, मतलब वो प्योर स्टेट में कंपोनेंट मौजूद है। नेक्स्ट यहां पर इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी डिवाइडेड बाय मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, इसकी वैल्यू किसके बराबर होगी, Nb अपॉन Na के। यहां से देखकर भी समझ में आ रहा होगा। अगर मैं इन दोनों को डिवाइड करूं तो आप खुद देख लीजिए कॉमन टर्म कौन सी आ रही है, Na प्लस Nb Na प्लस Nb। ये कैंसिल आउट हो जाएगा तो रह क्या जाएगा, Nb अपॉन Na। फोर्थ पॉइंट आपको यहां पर दे रखा है, अगर आपको मोल फ्रैक्शन दे दिया जाए
तो आप उसको न्यूमेरिकल्स में मोल्स के बराबर मान सकते हैं। अगर कभी भी आपको क्वेश्चन में मोल फ्रैक्शन दे रखा है तो अपन क्या करेंगे, अपन मोल फ्रैक्शन को मोल्स के बराबर मान सकते हैं, पर इसका वाइस वर्सा ट्रू नहीं होगा। अगर क्वेश्चन में आपको मोल्स दे दिए, उसको मैं मोल फ्रैक्शन के बराबर नहीं मान सकता, पर अगर मोल फ्रैक्शन दे दिया जाए तो आप अपना क्वेश्चन सिंप्लीफाई करने के लिए मोल फ्रैक्शन को मोल्स के बराबर पुट कर सकते हैं। देखो एक चीज मैं आपको बता देता हूं, अगर एग्जामिनर बहुत अच्छे क्वेश्चन बनाएगा तो वहां पर क्वेश्चन में आपको मोल फ्रैक्शन की तो वैल्यू गिवन होगी, पर दूसरी कंसंट्रेशन टर्म्स को फाइंड करने के लिए आपको मोल्स ऑफ ए एंड मोल्स ऑफ बी मानना पड़ेगा। अब उसको मानेंगे कैसे, वो मैं समझ रहा हूं फोर्थ और फिफ्थ पॉइंट में। फोर्थ पॉइंट में मैंने क्या बताया कि अगर क्वेश्चन में मोल फ्रैक्शन गिवन है उसको मोल्स के बराबर पुट कर दो, ठीक है। अब अगर मैं यहां पर फिफ्थ पॉइंट की बात करूं और मोल फ्रैक्शन आपको क्वेश्चन में फ्रैक्शनल फॉर्म में गिवन है, तो क्या करेंगे, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए का फॉर्मूला मुझे पता है Na/Na+Nb, इन दोनों वैल्यूज को कंपेयर कर लो। अब आप मुझे बताओ, न्यूमरेटर में यहां पर 1 है, यहां पर Na है, तो Na की वैल्यू मैंने 1 के बराबर पुट कर दी। डिनोमिनेटर में यहां पर 2 है और यहां पर Na+Nb है, मतलब कह सकता हूं Na+Nb की वैल्यू किसके बराबर होगी, 2 के बराबर। Na की वैल्यू 1 तो Nb की भी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1। तो पॉइंट यहां पर यह है कि अगर क्वेश्चन में आपको मोल फ्रैक्शन गिवन है तो आप इन दोनों पॉइंट की मदद से Na और Nb की वैल्यू निकाल सकते हो और फिर आप उसको क्वेश्चन में सॉल्व कर सकते हो। तो उससे क्या होगा कि आपका क्वेश्चन थोड़ा सा सिंप्लीफाइड हो जाएगा। पर अगर आपसे मोल्स ऑफ ए मोल्स ऑफ बी एग्जैक्ट वैल्यू पूछी जाए तो ये नहीं कर सकते, ठीक है। अब एक डाउट ये आ रहा होगा, सर आप देखिए आपने बोला XA की वैल्यू Na के बराबर मान लो, तो यहां पर XA की वैल्यू 1/2 है, तो इसको Na के बराबर मान लेते हैं फोर्थ पॉइंट के अकॉर्डिंग। मान लीजिए मैं कह सकता हूं XA किसके बराबर है, 1/2 के बराबर, तो आप मान लो Na कितना हो जाएगा, 1/2। अब NB कैसे निकालेंगे आप, अपन जानते हैं XA प्लस XB किसके बराबर होता है, 1। तो अगर XA हाफ है तो XB भी कितना हो जाएगा, हाफ। तो मैं कह सकता हूं XA प्लस XB इज इक्वल्स टू 1, इंप्लाइज XB कितना हो जाएगा, हाफ। तो मैं यहां से कह सकता हूं NB की भी वैल्यू क्या हो जाएगी, हाफ। इसी चीज को अपन पॉइंट नंबर 4 की मदद से सॉल्व कर रहे हैं। अब आप खुद देखिए, आपको डाउट ये आएगा, सर अगर मैं पॉइंट नंबर 4 के अकॉर्डिंग सॉल्व करूं तो Na और Nb की वैल्यू ये आ रही है, पॉइंट नंबर 5 की मदद से सॉल्व करूं तो Na की वैल्यू और Nb की वैल्यू ये आ रही है। अब अगर अपन क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो कौन सी वैल्यूज लेकर अपन कंसंट्रेशन टर्म फाइंड करें। एक चीज हमेशा ध्यान रखना, जो कंसंट्रेशन होता है सॉल्यूशन का वो इंटेंसिव प्रॉपर्टी होती है, वो अमाउंट पे बिल्कुल भी डिपेंड नहीं करती है। वो किस बात पे डिपेंड करती है, रिलेटिव अमाउंट पे डिपेंड करती है। अब आप खुद देखो, रिलेटिव अमाउंट सेम है, मतलब मैं कह सकता हूं दोनों ही सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन सेम होगा। ये बात समझ में आ रही है। इसको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल से भी समझेंगे। सपोज करो मैंने घर में शिकंजी बनाई, मैंने जग भर के क्या बनाई, शिकंजी बनाई, ठीक है। अब मैंने क्या करा, एक ग्लास लिया, उस ग्लास में शिकंजी भर दी, आधा ग्लास मैंने शिकंजी भर दी, ठीक है। अब जग के अंदर भी शिकंजी है, ग्लास में भी शिकंजी है। अब आप मुझे बताओ, मैं ग्लास में से शिकंजी टेस्ट करूंगा और जग में से शिकंजी टेस्ट करूंगा, टेस्ट सेम आएगा या डिफरेंट? आप बोलोगे सर टेस्ट तो सेम आएगा, पर आप खुद ही देखिए, जग में अमाउंट ज्यादा है, ग्लास में अमाउंट कम है, पर कंसंट्रेशन सभी कंपोनेंट्स का दोनों ही केस में सेम होगा। मैं कह सकता हूं जग में शक्कर ज्यादा होगी, नींबू ज्यादा होगा, पानी भी ज्यादा होगा, तो जो रिलेटिव अमाउंट होगा वो सेम रहेगा। किसके रिस्पेक्ट में, ग्लास के रिस्पेक्ट में। ग्लास में शुगर का अमाउंट कम होगा, वाटर का अमाउंट कम होगा, लेमन जूस का अमाउंट कम होगा, पर जो रिलेटिव अमाउंट होगा वो दोनों ही केस में क्या होगा, सेम होगा।
तो मैं कह सकता हूं मैं शिकंजी ग्लास में पीऊं या जग में पीऊं, टेस्ट तो सेम ही नजर आएगा। तो यहां से अपन कंक्लूड कर सकते हैं कि जो कंसंट्रेशन होता है वो अमाउंट पे डिपेंड नहीं कर रहा है, वो डिपेंड करता है रिलेटिव अमाउंट पर। तो भले ही आप क्वेश्चन इस वैल्यू से सॉल्व करो या इस वैल्यू से सॉल्व करो, आंसर आपका हमेशा सेम आएगा। बस एक चीज यहां पर यह ध्यान रखनी है कि अगर क्वेश्चन में आपसे पूछ ले एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ मोल्स ऑफ ए एंड मोल्स ऑफ बी क्या होगी, वहां पर आप ये चीज यूज नहीं कर सकते। पर अगर आपको बोल दे मोल फ्रैक्शन आपको गिवन है, मोलैलिटी फाइंड करो, मोलैरिटी फाइंड करो, स्ट्रेंथ फाइंड करो, नॉर्मैलिटी फाइंड करो, परसेंटेज W/W फाइंड करो, वहां पर सब जगह आप ये लगा सकते हैं। एक कंसंट्रेशन से दूसरे कंसंट्रेशन पे मूव करने को बोल रहा है, वहां पर ये एप्लीकेबल है। पर अगर एग्जैक्ट वैल्यू पूछ ली जाए Na और Nb की, मैं नहीं बता सकता, मुझे और डेटा चाहिए होगा एग्जैक्ट वैल्यू Na और Nb को पता लगाने के लिए। यहां तक बात समझ में आ रही है? एक यहां पर मैंने पॉइंट लिखा है जो अभी आपको समझाया, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन डू नॉट डिपेंड ऑन अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन प्रेजेंट इन इट, हेंस इट इज एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी। मूव ऑन टू नेक्स्ट सेक्शन ऑफ दिस चैप्टर, दैट इज आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। अगर मैं इस पार्ट की बात करूं तो ये एक थ्योरेटिकल पार्ट है और इंपॉर्टेंट भी इसलिए है क्योंकि एग्जामिनर यहां से एक क्वेश्चन डेफिनेटली आपसे एग्जाम में पूछ लेता है। तो सबसे पहले अपन यहां पर पढ़ेंगे आइडियल सॉल्यूशन। अब ध्यान से सुनिए, अपन पढ़ने जा रहे हैं आइडियल सॉल्यूशन। मैं आइडियल गैस की बात नहीं कर रहा हूं, अपन ने 11th क्लास में पढ़ा था आइडियल गैस। मुझे एक बात बताइए, आइडियल गैस क्या रियल लाइफ में पॉसिबल है? क्या आइडियल गैस प्रैक्टिकली पॉसिबल है? नहीं, आइडियल गैस प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। आइडियल गैस की तो सिर्फ बातें होती हैं, वो गैस कभी प्रैक्टिकली रियल लाइफ में अपन ने नहीं देखी। वैसे ही अगर मैं आइडियल सॉल्यूशन की बात करूं तो आइडियल सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन होते हैं जो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होते। इनकी भी अपन क्या करेंगे, सिर्फ बातें। अगर मैं रियल लाइफ में बात करूं तो ऐसे सॉल्यूशन बनते ही नहीं हैं। तो अब अगर मैं आइडियल सॉल्यूशन को डिफाइन करूं तो आइडियल सॉल्यूशन को डिफाइन कैसे करूंगा? आइडियल सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन होते हैं जो रॉल्स लॉ फॉलो करें एट ऑल रेंज ऑफ कंसंट्रेशन एंड टेम्परेचर, उन सॉल्यूशन को बोलते हैं आइडियल सॉल्यूशन। या मैं ऐसे कह दूं, वो सॉल्यूशन जो रॉल्स लॉ फॉलो करें हर कंसंट्रेशन और हर टेम्परेचर पर, उन्हें बोलते हैं आइडियल सॉल्यूशन। तो अगर मैं आइडियल सॉल्यूशन को डिफाइन करूं तो कैसे डिफाइन करूंगा? सॉल्यूशंस विच फॉलो रॉल्स लॉ एट ऑल रेंज ऑफ कंसंट्रेशन एंड टेम्परेचर आर नोन एज आइडियल सॉल्यूशंस। तो वो सॉल्यूशन जो रॉल्स लॉ फॉलो करे हर कंसंट्रेशन और टेम्परेचर पर, उन्हें अपन बोलते हैं आइडियल सॉल्यूशंस। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा, सर ऐसे कौन से सॉल्यूशन होते होंगे जिन्हें अपन आइडियल कह सकें? ऐसे कौन से सॉल्यूशन होते होंगे जो प्रैक्टिकल रियल लाइफ में अपन देख ही नहीं सकते? तो मैं कह सकता हूं आइडियल सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन होते हैं जिनमें सॉल्यूट सॉल्यूट का इंटरेक्शन सॉल्वेंट सॉल्वेंट के इंटरेक्शन के बराबर हो। जिनमें सॉल्यूट सॉल्यूट का इंटरेक्शन किसके बराबर हो? सॉल्वेंट सॉल्वेंट के इंटरेक्शन के बराबर हो। और जब मैं सॉल्यूट और सॉल्वेंट को दोनों को मिक्स कर दूं तो बनने वाले सॉल्यूशन में जो इंटरेक्शन है, अगर वो इंटरेक्शन इंडिविजुअल कंपोनेंट के इंटरेक्शन के बराबर होंगे, उन सॉल्यूशन को मैं बोलूंगा आइडियल सॉल्यूशन। सॉल्यूट को अपन बी से रिप्रेजेंट करते हैं और सॉल्वेंट को अपन ए से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर मेरे से कोई आइडियल सॉल्यूशन की कंडीशन पूछ ले तो कंडीशन क्या होगी? बी बी इंटरेक्शन इक्वल टू ए इंटरेक्शन इक्वल टू ए बी इंटरेक्शन। अब अपन आइडियल सॉल्यूशन के कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे। अगर मैं आइडियल सॉल्यूशन की बात करूं तो आइडियल सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है? वो सॉल्यूशन जो रॉल्स लॉ फॉलो करे। अच्छा, इसका मतलब क्या होता है कोई सॉल्यूशन रॉल्स लॉ फॉलो कर रहा है? इसका मतलब मैं आपको बताता हूं। सपोज करो कोई सॉल्यूशन है
और उस सॉल्यूशन का मुझे वेपर प्रेशर कैलकुलेट करना है। तो किसी सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर मैं दो तरीके से निकाल सकता हूं। एक तरीका कौन सा हो गया, रॉल्स लॉ, कॉपी पेन की मदद से रॉल्स लॉ का फॉर्मूला यूज करूंगा और सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर निकाल लूंगा। तो रॉल्स लॉ की मदद से जो वेपर प्रेशर निकलेगा वो कहलाएगा कैलकुलेटेड वेपर प्रेशर। एक और तरीके से मैं वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का कैसे निकाल सकता हूं, लैब में जाके एक्सपेरिमेंट करके। तो लैब में जाके एक्सपेरिमेंट करने पर सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर निकल कर आ रहा है उसे बोलेंगे ऑब्जर्व्ड वेपर प्रेशर। और आइडियल सॉल्यूशन रॉल्स लॉ फॉलो करते हैं। इसका मतलब यह होता है कि रॉल्स लॉ से जो वेपर प्रेशर आ रहा है और जो एक्सपेरिमेंट करके वेपर प्रेशर आ रहा है उसकी वैल्यू बराबर है। इसका मतलब यह होता है कि वो सॉल्यूशन रॉल्स लॉ फॉलो कर रहा है। मतलब मैं कह सकता हूं आइडियल सॉल्यूशन का पहला कैरेक्टरिस्टिक क्या हो जाएगा, आइडियल सॉल्यूशन रॉल्स लॉ फॉलो कर रहे हैं। इसका मतलब होता है ऑब्जर्व्ड वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू कैलकुलेटेड वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। और कैलकुलेटेड वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन को ही अपन क्या बोलते हैं, रॉल्स लॉ। कैलकुलेट कैसे करेंगे, कॉपी पेन की मदद से। किसकी मदद से करेंगे, रॉल्स लॉ की मदद से करेंगे। तो जब अपन बोलते हैं वो सॉल्यूशन जो रॉल्स लॉ फॉलो करें उन्हें आइडियल सॉल्यूशन बोलते हैं। इसका मतलब होता है जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू आ रही है और जो कैलकुलेटेड वैल्यू आ रही है रॉल्स लॉ की मदद से वो क्या है, बराबर। क्लियर है। अच्छा, सेकंड कैरेक्टरिस्टिक की बात करेंगे। मुझे एक बात बताइए, आइडियल सॉल्यूशन के केस में इनिशियल इंटरेक्शन AA BB किसके बराबर है, फाइनल इंटरेक्शन के AB। तो मैं कह सकता हूं अगर इनिशियल वॉल्यूम AA का है इतना, BB का है इतना, बनने वाले इंटरेक्शन सेम है तो फाइनल वॉल्यूम भी होगा इतना। तो मैं कह सकता हूं आइडियल सॉल्यूशन के केस में जो इनिशियल वॉल्यूम होगा और जो फाइनल वॉल्यूम होगा वो बराबर होगा। अभी अपन ने यहां पर देखा भी था, क्यों, क्योंकि इंटरेक्शन बराबर है। तो मैं कह सकता हूं वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। मतलब चेंज इन वॉल्यूम, फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम क्या हो जाएगा, 0। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट, मुझे एक बात बताइए, इनिशियल इंटरेक्शन AA BB, बनने वाले सॉल्यूशन के इंटरेक्शन AB सेम है। तो अगर मैं AA इंटरेक्शन को ब्रेक करूंगा एनर्जी देकर, BB इंटरेक्शन को ब्रेक करूंगा एनर्जी देकर, तो मैं कह सकता हूं बनने वाले जो इंटरेक्शन है वो सेम है तो सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होगी। अगर इंटरेक्शन बराबर है तो जितनी एनर्जी दी उतनी ही रिलीज हो जाएगी। तो आप मुझे बताइए, जितनी एनर्जी दूंगा उतनी ही रिलीज हो गई तो डेल्टा H क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। मतलब मैं कह सकता हूं हीट एब्जॉर्ब्ड और रिलीज्ड ड्यूरिंग मिक्सिंग ऑफ कंपोनेंट इज 0। तो डेल्टा H कितना हो गया, 0 हो गया। क्लियर है। फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक की बात करते हैं। याद करो आपने थर्मोडायनामिक्स में एंट्रोपी पढ़ा था। एंट्रोपी का मतलब क्या होता है, रैंडमनेस। एंट्रोपी क्या बताती है, डिग्री ऑफ रैंडमनेस के बारे में बताती है, डिसऑर्डरनेस के बारे में बताती है। अगर मैं बात करूं प्योर सॉल्यूट की तो प्योर सॉल्यूट में मुझे सिर्फ B पार्टिकल्स नजर आएंगे। अगर मैं बात करूं प्योर सॉल्वेंट की तो प्योर सॉल्वेंट में मुझे सिर्फ A पार्टिकल्स नजर आएंगे। पर अगर मैं सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों को मिला देता हूं तो क्या बनेगा, सॉल्यूशन बनेगा। और इस सॉल्यूशन में मुझे 2 पार्टिकल्स नजर आएंगे, A और B। तो मैं कह सकता हूं जब मैंने सॉल्यूशन बनाया तो रैंडमनेस बढ़ गई, डिसऑर्डरनेस बढ़ चुकी है। पहले सिर्फ मुझे A ही नजर आ रहा था या B नजर आ रहा था, अब मुझे A भी नजर आ रहा है, B भी नजर आ रहा है, रैंडमनेस बढ़ चुकी है। मतलब कह सकता हूं चेंज इन एंट्रोपी बढ़ चुकी है। अगर मैं स्पॉन्टेनिटी के बारे में बात करूं तो सॉल्यूशन अपने आप रेडी हो रहा है। अगर मैं सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिलाता हूं तो क्या रेडी हो जाता है, सॉल्यूशन रेडी हो जाता है। और सॉल्यूशन को तैयार करने के लिए
मैंने बाहर से कोई भी एक्सटर्नल एनर्जी सोर्स नहीं लगा रखा है, मैंने बाहर से कोई जनरेटर नहीं लगा रखा है सॉल्यूशन को रेडी करने के लिए। सॉल्यूशन अपने आप रेडी हो रहा है, मतलब मैं कह सकता हूं स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, डेल्टा जी क्या हो जाएगा, लेस देन 0। ये बात समझ में आ रही है, क्लियर है? तो एक यहां पर मैंने नोट लिख रखा है, जो अपन ने अभी तक बोला था वही लिख रखा है, पढ़ लेते हैं एक बार। प्रैक्टिकली देयर इज नो सॉल्यूशन व्हिच स्ट्रिक्टली बिहेव्स एज एन आइडियल सॉल्यूशन, फुल स्टॉप। हाउएवर molecules having similar interaction between solute Bb, solvent AA and solute AB molecules will form an ideal solution. For similar interactions, molecular structure and polarity of A and B must be similar. इस पॉइंट को समझेंगे। मुझे एक चीज समझ में आती है कि आइडियल सॉल्यूशन प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, पर कुछ सॉल्यूशन को अपन आइडियल मान लेते हैं। वो सॉल्यूशन आइडियल नहीं होते हैं पर अपन मान लेते हैं। तो किन सॉल्यूशन को अपन आइडियल मानते हैं? जहां पर सिमिलर इंटरेक्शन होने चाहिए। भाई आइडियल सॉल्यूशन की कंडीशन क्या होती है? इंटरेक्शन क्या होने चाहिए? सेम। पर कुछ सॉल्यूशन को अपन आइडियल कब मानते हैं? ये मानकर कि उनके बीच में अगर इंटरैक्शन सिमिलर है तो अपन उनको आइडियल की तरह ट्रीट करते हैं। होते नहीं है, अपन ट्रीट करते हैं आइडियल की तरह। तो सिमिलर इंटरैक्शन कहां पर नजर आएंगे? जहां पर मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर और पोलैरिटी क्या होगी? सिमिलर। अब यहां पर मैंने एग्जाम्पल्स लिख रखे हैं, मैं वापस बोल रहा हूं, ये एग्जैक्टली आइडियल सॉल्यूशन की तरह बिहेव नहीं करेंगे। इनको अपन ने माना है कि ये आइडियल सॉल्यूशन है, माना है। माना भी कब है? ये मानकर माना है कि ये इंटरेक्शन सिमिलर है, सेम नहीं है। सेम इंटरेक्शन तो आप देख ही नहीं सकते। तो यहां पर मैंने एग्जाम्पल क्या ले लिए? बेंजीन टॉलीन। अब आप खुद देखिए, सिमिलर इंटरेक्शन के लिए अपन को क्या क्या चीजें चाहिए? मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर सिमिलर होना चाहिए और पोलैरिटी लगभग सिमिलर होनी चाहिए। स्ट्रक्चर और पोलैरिटी लगभग सिमिलर है, एग्जैक्टली बराबर नहीं बोल रहा हूं। एनहेक्सेन एनहेप्टेन, स्ट्रक्चर सिमिलर, पोलैरिटी सिमिलर। क्लोरोबेंजीन ब्रोमोबेंजीन, CCl4 SiCl4, इथाइल क्लोराइड इथाइल ब्रोमाइड, एन ब्यूटाइल क्लोराइड एन ब्यूटाइल ब्रोमाइड, इथाइल ब्रोमाइड इथाइल आयोडाइड। तो ये एग्जाम्पल्स किसके हो जाएंगे? आइडियल सॉल्यूशन के एग्जाम्पल्स हो जाएंगे। क्लियर है यहां तक? अब अपन पढ़ेंगे नॉन आइडियल सॉल्यूशन। नॉन आइडियल सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन होते हैं जो रॉल्स लॉ फॉलो नहीं करें। तो अगर सॉल्यूशन रॉल्स लॉ फॉलो नहीं कर रहा है, मतलब मैं कह सकता हूं सॉल्यूशन में जो इंटरैक्शन है वो इक्वल नहीं है। अब अगर सॉल्यूशन में इंटरैक्शन इक्वल नहीं है तो यहां पर दो पॉसिबिलिटी बनेगी। एक पॉसिबिलिटी वो होगी जहां पर इनिशियल इंटरैक्शन क्या हो? ज्यादा हो। दूसरी पॉसिबिलिटी ये बनेगी जहां पर इनिशियल इंटरैक्शन क्या हो? वीक हो। तो अपन शुरू करेंगे नॉन आइडियल सॉल्यूशन। नॉन आइडियल सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन होते हैं जो रॉल्स लॉ फॉलो नहीं करें। Those solution which do not follow Raoult's law. नॉन आइडियल सॉल्यूशन दो टाइप के होते हैं, इसमें अपन दो केस पढ़ेंगे। पहला केस क्या हो जाएगा? पहला केस वो होगा जहां पर बीबी इंटरैक्शन तो AA इंटरैक्शन के बराबर हो, पर ये जो इंटरैक्शन है वो ज्यादा स्ट्रॉन्गर हो एज कंपेयर टू AB इंटरैक्शन। और इस केस को अपन बोलते हैं पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम रॉल्ट्स लॉ। दूसरा केस क्या हो जाएगा? वो सॉल्यूशन जहां पर बीबी इंटरैक्शन AA इंटरैक्शन के बराबर हो, पर ये जो इनिशियल इंटरैक्शन है ये वीकर हो एज कंपेयर टू AB इंटरैक्शन। जिन सॉल्यूशन में मुझे इंटरैक्शन ऐसे नजर आएंगे उन सॉल्यूशन को अपन बोलेंगे नॉन आइडियल सॉल्यूशन। और नॉन आइडियल सॉल्यूशन का भी कौन सा टाइप हो जाएगा? ये नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम रॉल्ट्स लॉ। अच्छा मुझे एक बात बताइए, अगर मैं किसी सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर रॉल्ट्स लॉ की मदद से कैलकुलेट करता हूं,
रॉल्स लॉ की मदद से कैलकुलेट करने का क्या मतलब है? मतलब मैं कॉपी पेन की मदद से कैलकुलेट कर रहा हूं, फॉर्मूले की मदद से कैलकुलेट कर रहा हूं। तो अगर मैं किसी सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर रॉल्स लॉ की मदद से कैलकुलेट कर रहा हूं तो वो वेपर प्रेशर कहलाता है कैलकुलेटेड वेपर प्रेशर। सॉल्यूशन का मैं वेपर प्रेशर एक्सपेरिमेंट की मदद से भी कैलकुलेट कर सकता हूं। तो एक बात मुझे बताइए, अगर मैं पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम रॉल्स लॉ के कैरेक्टरिस्टिक की बात करूं तो इस लाइन से क्या मतलब समझ में आता है? ये इंग्लिश में लाइन दे रखी है, इसका मतलब क्या समझ में आता है? पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम रॉल्स लॉ, इसका मतलब यह होता है कि रॉल्स लॉ की मदद से जो वेपर प्रेशर की वैल्यू निकलकर आ रही है उसका पॉजिटिव डेविएशन, उसका क्या हो जाएगा? पॉजिटिव डेविएशन। या मैं ऐसे कह दूं, रॉल्स लॉ की मदद से जो वेपर प्रेशर की वैल्यू निकलकर आ रही है, जो सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर की वैल्यू निकलकर आ रही है उससे ज्यादा वैल्यू, रॉल्स लॉ की मदद से जो वैल्यू निकलकर आ रही है उससे ज्यादा वैल्यू, रॉल्स लॉ की मदद से जो वैल्यू निकलकर आती है वो कहलाती है कैलकुलेटेड। अगर कैलकुलेटेड वैल्यू से ज्यादा वैल्यू निकलकर आ रही है तो मैं कह सकता हूं जो ऑब्जर्व्ड वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन होगा वो ज्यादा होगा और जो कैलकुलेटेड वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन होगा वो कम होगा। तो पहला कैरेक्टरिस्टिक क्या हो जाएगा? ऑब्जर्व्ड वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज ग्रेटर देन कैलकुलेटेड वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। अब मुझे एक बात बताइए, मैंने एक पॉइंट आपको लिखवाया था कि अगर किसी सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर होगा ज्यादा तो उसका बॉइलिंग पॉइंट होगा कम। अगर किसी सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर ज्यादा होगा तो उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? कम। अब आप मुझे बताइए, ऑब्जर्व्ड वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन ज्यादा है, मतलब कह सकता हूं एक्सपेरिमेंट की मदद से जो वेपर प्रेशर मैं कैलकुलेट कर रहा हूं वो अगर ज्यादा है तो कह सकता हूं एक्सपेरिमेंटल बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? कम। और थ्योरेटिकल बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? ज्यादा। ये बात समझ में आती है? अगर मैं नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक की बात करूं तो नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक मैंने आपको समझाया था आइडियल सॉल्यूशन के केस में, एक बार वापस से देखेंगे। मुझे एक बात बताइए, बात चल रही है पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम रॉल्स लॉ की। इसका मतलब ये होता है इनिशियल इंटरेक्शन क्या हो? स्ट्रॉन्गर हो। मतलब सपोज करो ए इंटरेक्शन कुछ ऐसे हैं और बी इंटरेक्शन भी ऐसे ही हैं, तो आप मुझे बताइए इनिशियल वॉल्यूम ये हो जाएगा, ए का वॉल्यूम भी ये होगा और बी का भी वॉल्यूम यही होगा। अब अगर मैं ए और बी को मिला लेता हूं तो जो फाइनल इंटरेक्शन मुझे नजर आ रहे हैं वो वीक नजर आ रहे हैं। मतलब कह सकता हूं ए बी इंटरेक्शन कुछ ऐसे होंगे, ए बी इंटरेक्शन क्या होंगे? वीकर होंगे। ए बी इंटरेक्शन कुछ ऐसे होंगे। तो आप मुझे बताइए फाइनल सॉल्यूशन में जो मॉलिक्यूल का वॉल्यूम होगा वो कुछ इतना होगा। इनिशियल इतना था, फाइनल इतना है, तो आप मुझे चेंज इन वॉल्यूम बता सकते हैं? फाइनल ज्यादा, इनिशियल कम, तो कह सकता हूं चेंज इन वॉल्यूम जो होगा वो ग्रेटर देन 0 होगा। तो मैं कह सकता हूं चेंज इन वॉल्यूम ऑफ मिक्सचर इज ग्रेटर देन 0। क्लियर है? थर्ड कैरेक्टरिस्टिक की बात करेंगे। ये भी मैंने आपको आइडियल सॉल्यूशन में समझाने की कोशिश करी थी, एक बार वापस देखेंगे। अगर सपोज करो इनिशियल इंटरेक्शन है स्ट्रॉन्गर, ए इंटरेक्शन, बी इंटरेक्शन, तो मैंने आपको बताया था ज्यादा स्ट्रेंथ वाले इंटरेक्शन को ब्रेक करने के लिए एनर्जी देनी पड़ेगी ज्यादा। ठीक है? अब जो फाइनल इंटरेक्शन बन रहे हैं ए और बी को मिलाने के बाद जो फाइनल इंटरेक्शन बन रहे हैं वो है वीक। ये इंटरेक्शन बने हैं वीक, तो मैं कह सकता हूं कम स्ट्रेंथ वाले इंटरेक्शन को बनाने के लिए एनर्जी रिलीज होगी कम। ये पॉइंट मैंने आपको समझाया था। तो ज्यादा स्ट्रेंथ वाले इंटरेक्शन को ब्रेक करने के लिए एनर्जी दी ज्यादा, कम स्ट्रेंथ वाले इंटरेक्शन को बनाने के लिए एनर्जी रिलीज हुई कम, तो दी है ज्यादा, रिलीज हुई है कम। मैं कह सकता हूं डेल्टा एच क्या हो जाएगा?
ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक की बात करेंगे तो अपन जानते हैं कि अगर मैं ए और बी दोनों को आपस में मिलाऊंगा तो रैंडमनेस या डिसऑर्डरनेस बढ़ जाएगी। तो अगर रैंडमनेस और डिसऑर्डरनेस बढ़ेगी तो कह सकता हूं जो डेल्टा एस होगा वो ग्रेटर देन 0 होगा। क्लियर है यहां तक? अब मुझे पता है ये जो सॉल्यूशन है ये अपने आप ही बन रहा है, मुझे बाहर से कोई एक्सटर्नल एनर्जी सोर्स लगाने की जरूरत नहीं पड़ रही है। तो मैं कह सकता हूं जो प्रोसेस है वो स्पॉन्टेनियस है और स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए डेल्टा जी क्या होता है? लेस देन 0। बात समझ में आ रही है? नाउ मूव ऑन टू केस 2, नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम रॉल्ड्स लॉ। अब आप मुझे बताइए इस लाइन का क्या मतलब होगा? रॉल्ड्स लॉ से जो वैल्यू निकल कर आ रही है उससे कम वैल्यू मुझे दिखाई दे रही है। नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम रॉल्ड्स लॉ, रॉल्ड्स लॉ से जो वैल्यू आई उससे कम, तो मैं कह सकता हूं ऑब्जर्व्ड वैल्यू होगी कम और कैलकुलेटेड वैल्यू होगी ज्यादा। तो कह सकते हैं पहले कैरेक्टरिस्टिक में ऑब्जर्व्ड वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज लेस देन कैलकुलेटेड वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। और कैलकुलेटेड वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कहां से निकालेंगे अपन? रॉल्ड्स लॉ की मदद से। क्लियर है? अब अगर मैं बात करूं नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम रॉल्ड्स लॉ, तो मुझे पता है किसी भी सॉल्यूशन का अगर वेपर प्रेशर होगा ज्यादा तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? कम। अगर वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का ज्यादा है तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? कम। तो आप मुझे बताइए ऑब्जर्व्ड वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन है कम, तो कह सकता हूं बॉइलिंग पॉइंट जो होगा वो ज्यादा होगा। ऑब्जर्व्ड बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? ज्यादा होगा। और ऑब्जर्व्ड बॉइलिंग पॉइंट को मैं एक्सपेरिमेंटल बॉइलिंग पॉइंट भी बोल सकता हूं। तो कह सकते हैं एक्सपेरिमेंटल बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा आएगा और कैलकुलेटेड या थ्योरेटिकल बॉइलिंग पॉइंट जो आएगा वो क्या आएगा? कम आएगा। ठीक है, नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक की बात करेंगे तो मुझे पता है नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम रॉल्ड्स लॉ में जो इनिशियल इंटरेक्शन होते हैं वो वीक होते हैं और फाइनल इंटरेक्शन क्या होते हैं? स्ट्रॉन्गर होते हैं। तो मुझे एक बात बताइए, मान लेते हैं ए इंटरेक्शन कुछ ऐसे हैं, इनिशियल इंटरेक्शन वीक है तो ए इंटरेक्शन कुछ ऐसे हैं, बी इंटरेक्शन भी ऐसे हैं। तो मैं कह सकता हूं वॉल्यूम इतना होगा, इनिशियल वॉल्यूम इतना होगा। अब अगर मैं ए और बी को आपस में मिला देता हूं तो बनने वाले सॉल्यूशन में इंटरेक्शन स्ट्रॉन्गर है तो फाइनल वॉल्यूम इतना होगा। इनिशियल था इतना, फाइनल था इतना, तो अगर मैं चेंज कैलकुलेट करूंगा तो फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम करूंगा तो चेंज इन वॉल्यूम ऑफ मिक्सचर क्या नजर आएगा? लेस देन 0 नजर आएगा। तो आप देखिए डेल्टा वी मिक्सचर क्या हो जाएगा? लेस देन 0। क्लियर है यहां तक? नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक की बात करेंगे। इनिशियल इंटरेक्शन वीक है, फाइनल इंटरेक्शन स्ट्रॉन्ग है। तो मुझे पता है अगर वीक इंटरेक्शन है तो अपन जानते हैं वीक स्ट्रेंथ वाले इंटरेक्शन को ब्रेक करने के लिए एनर्जी देनी पड़ती है कम, या मैं कह दूं कम स्ट्रेंथ वाले इंटरेक्शन को ब्रेक करने के लिए एनर्जी देनी पड़ती है कम। और अगर ज्यादा स्ट्रेंथ वाले इंटरेक्शन का फॉर्मेशन हो रहा है तो एनर्जी रिलीज होगी ज्यादा। ज्यादा स्ट्रेंथ वाले इंटरेक्शन का फॉर्मेशन हो रहा है तो एनर्जी रिलीज होगी ज्यादा। दी है कम, रिलीज हो रही है ज्यादा, तो मैं कह सकता हूं अगर ज्यादा एनर्जी रिलीज हो रही है तो डेल्टा एच क्या हो जाएगा? लेस देन 0। एक्सोथर्मिक प्रोसेस होगा तो कह सकते हैं डेल्टा एच मिक्सचर इज लेस देन 0। क्लियर है? अपन जानते हैं कि जब भी अपन ए और बी दोनों को आपस में मिलाएंगे तो रैंडमनेस और डिसऑर्डरनेस बढ़ जाएगा। मिलाने के बाद ए भी मौजूद होगा, बी भी मौजूद होगा, डिसऑर्डरनेस और रैंडमनेस बढ़ जाएगी तो डेल्टा एस क्या हो जाएगा? ग्रेटर देन 0। प्रोसेस अपन जानते हैं स्पॉन्टेनियस है। सॉल्यूशन बनाने के लिए अपन ने बाहर से कोई एक्सटर्नल एनर्जी सोर्स नहीं लगा रखा है तो कह सकते हैं डेल्टा जी क्या हो जाएगा? लेस देन 0। तो एक चीज यहां से समझ में आती है,
भले ही आइडियल सोल्यूशन की बात करूं या नॉन आइडियल सोल्यूशन की बात करूं, जो फोर्थ और फिफ्थ कैरेक्टरिस्टिक होगा वो दोनों में ही क्या होगा, सेम रहेगा। ये बात समझ में आ रही है। अब अपन यहां पर बात करेंगे ग्राफ की। मुझे ग्राफ किसके लिए प्लॉट करना है, आइडियल सोल्यूशन और नॉन आइडियल सोल्यूशन के लिए प्लॉट करना है। और किसके बीच में प्लॉट करना है, वेपर प्रेशर वर्सेस मोल फ्रैक्शन के बीच में मुझे ग्राफ प्लॉट करना है। किसके लिए प्लॉट करेंगे, आइडियल सोल्यूशन और नॉन आइडियल सोल्यूशन के लिए। मुझे एक बात बताइए, अपन ने पढ़ा था रॉल्स लॉ, और याद करिए रॉल्स लॉ के केस 1 में भी अपन ने ग्राफ प्लॉट करा था वेपर प्रेशर और मोल फ्रैक्शन के बीच में। तो मुझे पता है आइडियल सोल्यूशन वो सोल्यूशन होते हैं जो रॉल्स लॉ फॉलो करें। तो जो सोल्यूशन रॉल्स लॉ फॉलो करेंगे वो आइडियल सोल्यूशन, मतलब मैं कह सकता हूं जो रॉल्स लॉ का ग्राफ अपन ने केस 1 में देखा था वही ग्राफ अपन आइडियल सोल्यूशन के लिए भी देखेंगे, और जो ग्राफ होगा वो बिल्कुल सेम होगा। देख लेते हैं एक बार। सबसे पहले बात करेंगे आइडियल सोल्यूशन की। अब मुझे पता है सोल्यूशन में कुल मिलाकर 2 कंपोनेंट है, ए और बी। मैंने मान लिया ए का वोलेटाइल नेचर क्या है, ज्यादा, इसलिए पी नॉट ए की वैल्यू ज्यादा है। बी का वोलेटाइल नेचर है कम, इसलिए पी नॉट बी की वैल्यू क्या है, कम। ठीक है, सबसे पहले बात करेंगे पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए की। तो पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए का फॉर्मूला क्या होता है, रॉल्स लॉ के अकॉर्डिंग पी नॉट ए एक्स ए। तो आप खुद देखिए, ऐसा ही अपन ने ग्राफ प्लॉट करा था केस 1 में। ये जो ब्लैक कलर की इंक में आपको ग्राफ नजर आ रहा है, ये पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए का कर्व है आइडियल सोल्यूशन के लिए। अगर मैं पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ बी के कर्व की बात करूं तो आइडियल सोल्यूशन के लिए कर्व क्या हो जाएगा, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ बी का। आप देखिए ये ब्लैक कलर की इंक में जो कर्व नजर आ रहा है, ये जो स्ट्रेट लाइन नजर आ रही है, ये क्या हो जाएगा, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ बी का कर्व हो जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन की। मुझे पता है रॉल्स लॉ के अकॉर्डिंग टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन किसके बराबर होता है, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए प्लस पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ बी। तो अपन कह सकते हैं टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन का जो कर्व होगा आइडियल सॉल्यूशन के लिए वो कुछ ऐसा दिखाई देगा। देखिए ब्लैक कलर की इंक में नजर आ रहा है। बात समझ में आ रही है, क्लियर है। ये बात करिए अपन ने आइडियल सॉल्यूशन की। अगर मैं नॉन आइडियल सॉल्यूशन की बात करूं तो नॉन आइडियल 2 टाइप के पढ़े थे अपन ने, पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम रॉल्स लॉ और नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम रॉल्स लॉ। सिंपल वर्ड्स में मैं बात करूं तो पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम रॉल्स लॉ का कर्व क्या होगा, पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम रॉल्स लॉ का मतलब होता है रॉल्स लॉ से जो वैल्यू निकल कर आ रही है उससे ज्यादा वैल्यू। तो मैं कह सकता हूं जो मैंने आइडियल सॉल्यूशन के लिए पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए का कर्व ड्रॉ करा था, अब अगर मैं पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम रॉल्स लॉ का कर्व प्लॉट करूं तो इस कर्व से ऊपर की तरफ कर्व बनेगा। क्यों, इसको एक छोटे से पॉइंट से समझेंगे। सपोज करो किसी पर्टिकुलर कॉम्पोजिशन पर रॉल्स लॉ के अकॉर्डिंग पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए की वैल्यू इतनी आ रही है, तो पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम रॉल्स लॉ का मतलब होता है रॉल्स लॉ से ज्यादा वैल्यू। रॉल्स लॉ से वेपर प्रेशर क्या आ रहा है, ज्यादा आ रहा है। रॉल्स लॉ से वेपर प्रेशर क्या आ रहा है, ज्यादा। तो आप खुद देखिए ये पॉइंट ऊपर पहुंच जाएगा, ऐसे ही ये पॉइंट ऊपर पहुंच जाएगा, ऐसे ही ये पॉइंट ऊपर पहुंच जाएगा। तो मैं कह सकता हूं पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम रॉल्स लॉ का जो कर्व होगा वो आइडियल सॉल्यूशन के ऊपर की तरफ बनेगा। पर आप खुद देखिए जो इनिशियल और फाइनल पॉइंट्स होंगे वो सेम रहेंगे। अगर मैं पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ बी की बात करूं पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम रॉल्स लॉ के केस में, तो आप खुद देखिए ये कर्व भी ऊपर की तरफ है। ये जो ब्लू कलर की इंक वाले कर्व आपको नजर आ रहे हैं बी और ए के लिए, ये पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम रॉल्स लॉ वाले कर्व हैं। और अगर मैं टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन की बात करूं तो टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन का जो कर्व होगा पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम रॉल्स लॉ की मदद से अगर अपन कैलकुलेट करें तो अपन कह सकते हैं ये तो आइडियल सॉल्यूशन का कर्व,
इससे ऊपर की तरफ बनाएंगे तो आप देखिए ऊपर की तरफ बना है। रॉल्स लॉ से वैल्यू क्या आ रही थी, P' A प्लस P' B, पर जो अपन ने ऑब्जर्व करी वो ज्यादा थी, तो PS की वैल्यू ज्यादा है रॉल्स लॉ से। बात समझ में आ रही है? जो PS ऑब्जर्व्ड है वो ज्यादा है कैलकुलेटेड से। क्लियर है? ये हो जाएगा पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम रॉल्स लॉ का कर्व। अगर मैं नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम रॉल्स लॉ के कर्व की बात करूं तो अब आपको समझ में आ गया होगा, नेगेटिव डेविएशन का मतलब होता है रॉल्स लॉ से जो वैल्यू आ रही है उससे कम। तो पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए के कर्व की बात करें नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम रॉल्स लॉ के लिए तो कह सकता हूं नीचे की तरफ बनेगा। तो ये जो रेड कलर का कर्व आपको नजर आ रहा है ये किसका है, नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम रॉल्स लॉ का कर्व है। बी के लिए बात करें तो रेड कलर का जो कर्व नजर आ रहा है ये नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम रॉल्स लॉ का कर्व है। अब अगर मैं टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन के कर्व की बात करूं नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम रॉल्स लॉ के लिए तो मुझे पता है वो कर्व आइडियल सॉल्यूशन के नीचे होगा। तो आप खुद देखिए आइडियल सॉल्यूशन का कर्व ब्लैक इंक में है, तो नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम रॉल्स लॉ का कर्व इसके नीचे की तरफ होगा। आपको दिखाई दे रहा होगा रेड कलर की इंक में जो कर्व है ये किसका कर्व है, टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन का कर्व है। किसके लिए, नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम रॉल्स लॉ वाले के लिए। क्लियर है यहां तक? अब मैं कह सकता हूं कि ब्लू कलर की इंक में जो कर्व है वो पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम रॉल्स लॉ वाला है, रेड कलर की इंक में जो कर्व है वो नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम रॉल्स लॉ वाला कर्व है, और इन दोनों को ही अपन क्या बोलते हैं, नॉन आइडियल सॉल्यूशन। ब्लैक कलर की इंक में जो कर्व मैंने प्लॉट करा है वो आइडियल सॉल्यूशन का कर्व है। क्लियर है यहां तक सभी को? ठीक है। अब आपको याद आ रहा होगा कि आइडियल सॉल्यूशन में अपन ने एग्जांपल्स देखे थे और वहां पर एग्जाम्पल याद रखने की कोई जरूरत नहीं थी, क्योंकि जब भी एग्जामिनर आपसे आइडियल सॉल्यूशन के एग्जाम्पल्स की बात करेगा तो आप वहां पर देख लेना मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर या पोलैरिटी लगभग आपको सेम नजर आएगी। दोनों ही कंपोनेंट में मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर और पोलैरिटी क्या होगी, लगभग सिमिलर नजर आएगी आपको। ठीक है। पर अगर मैं नॉन आइडियल सॉल्यूशन के एग्जाम्पल्स की बात करूं तो यहां पर पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम रॉल्स लॉ के अलग एग्जाम्पल हैं, नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम रॉल्स लॉ के अलग एग्जाम्पल हैं और ढेर सारे एग्जाम्पल हैं। तो अपन क्या करेंगे, सारे एग्जाम्पल अपन बाई हार्ट याद नहीं करेंगे। मैंने यहां पर एक ट्रिक लगा रखी है। ट्रिक क्या बना रखी है मैंने, यहां पर अपन सिर्फ प्रायोरिटी ऑर्डर याद रखेंगे। प्रायोरिटी ऑर्डर का मतलब क्या होता है अभी समझने की कोशिश करेंगे। अगर आपको सॉल्यूशन में CCl4 नजर आ जाए, अगर आपको सॉल्यूशन में CCl4 नजर आ जाए तो आप डायरेक्ट टिक कर लेना वो पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम रॉल्स लॉ का एग्जाम्पल होगा। अगर CHCl3 नजर आ जाए तो नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम रॉल्स लॉ का एग्जाम्पल होगा। अगर एनिलीन नजर आ जाए तो नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम रॉल्स लॉ का एग्जाम्पल होगा। एसीटोन नजर आ जाए तो पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम रॉल्स लॉ का एग्जाम्पल होगा। अगर आप ये ऑर्डर याद रख लेंगे तो मैक्सिमम एग्जाम्पल्स आपके कवर हो जाएंगे। ठीक है। अब प्रायोरिटी ऑर्डर का मतलब क्या है, सबसे पहले प्रायोरिटी किसको देंगे, CCl4 को। अब सपोज करो आपसे एग्जामिनर एग्जाम्पल बोल देता है CCl4 एंड CHCl3। सॉल्यूशन में CCl4 भी और CHCl3 भी है, तो सबसे पहले कौन आ रहा है, CCl4, तो आंसर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम रॉल्स लॉ। सपोज करो आपसे एग्जामिनर बोल देता है एनिलीन एंड एसीटोन। सॉल्यूशन में दो कंपोनेंट है, एनिलीन और एसीटोन। ऊपर की तरफ कौन आ रहा है, एनिलीन, तो आंसर हो जाएगा नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम रॉल्स लॉ। क्लियर है यहां तक सभी को? तो यहां पर आइडियल सॉल्यूशन और नॉन आइडियल सॉल्यूशन का थ्योरेटिकल पार्ट कंप्लीट होता है।